जब जीने के लाले पड़ जाते हैं तब आदमी ये इस तरीके के कदम उठाती है। उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम हो, मुसलमानों का खात्मा हो जाए, इजराइल बमबारी करे, रॉकेट्स फेंके और उसके बाद वो बिल्कुल गाजा को खत्म कर बात करें तो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और 33,000 तो उसके अंदर से बच्चे थे। हमें याद है कि इंदिरा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का तो बहुत वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं, बार बार ये इस बात को कह रहे हैं कि जो इजराइल की जो जमीन है, जो जिन्होंने इजराइल। क्या कहेंगे आरफा जी, जिस तरीके से हमास ने हमला करके इसराइल पर पूरी दुनिया में उथल पुथल सी मच गई और पूरी दुनिया 2 धड़ों में बढ़ गई, एक इसराइल के समर्थन में, एक फिलिस्तीन के समर्थन में, कैसे देखते हैं इस युद्ध को? देखिए, तू पुकारेगा तो ऐ सहन ए अलम आएंगे, अब अबाबिलों की शक्ल में हम आएंगे। अब तू पुकारेगा तो ऐ सहने अलम आएंगे, अब अबाबिलों के शक्ल में हम आएंगे, लेके हाथों में सदाकत के अलम, लेके हाथों में सदाकत के अलम, हो सकता है तादाद में कम आएंगे। देखिए, आपने कहा कि दुनिया 2 धड़ों में बट गई है, बिल्कुल सही बात है, दुनिया 2 धड़ों में बट गई है, एक राइट विंग, लेफ्ट विंग। जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, देखिए इस मामले को समझने के लिए मुझे लगता है कि पहले इतिहास को समझना ज़रूरी है कि इतिहास क्या है। लोग कोई आई स्टैंड विद इजराइल, कोई आई स्टैंड विद पैलेस्टीन कर रहा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये इतिहास क्या है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि एक हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने किस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और इजराइल अब जिस तरीके से गाजा को ख़त्म कर रहा है तो लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल ठीक कर रहा है। अगर आप सोशल मीडिया उठा करके देखें तो आपको लगेगा कि देखिए जो एक वो तबका है जो खास करके, अगर मैं हिंदुस्तान की भी बात करूं और हिंदुस्तान के अलावा जो बाहरी और देश हैं जो इजराइल के सपोर्टर हैं जियो पॉलिटिक्स की वजह से, और जो पैलेस्टीन के सपोर्टर हैं, देखिए कुछ लोग जो बहुत अफसोस कर रहे हैं, जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को समझते हैं, जानते हैं, इतिहास को समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के। और जो लोग, क्योंकि एक जब सर्वाइवल की बात आ जाती है तो कोई ऑप्शन जब सामने बचता नहीं है, जब लोगों के जीने के लिए, जब जीने के लाले पड़ जाते हैं तब आदमी ये इस तरीके के कदम उठाते हैं। इतिहास को थोड़ा सा हम समझते हैं और बहुत इसके अंदर बहुत लंबा इतिहास है, ज्यूज़ का बहुत लंबा इतिहास है। पैलेस्टीन को हमने देखा कि पैलेस्टीन के अंदर अगर हम, आपने देखा होगा, क्योंकि अब सिर्फ बात करना सोशल मीडिया पर, किसी को कटघरे में खड़ा करना या किसी को ये कहना कि देखिए हमास जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या पैलेस्टीन के लोगों को कोसना या पैलेस्टीन के मुसलमानों को, क्योंकि आजकल क्या है, दो धड़ा जो है वो एक हिंदुओं के पक्ष में खड़ा है, एक मुसलमानों के पक्ष में खड़ा है। और आज हिंदुस्तान की हालत ये है कि आरएसएस जो मानसिकता है वो आरएसएस मानसिकता सिर्फ मुसलमानों को तकलीफ हो, चाहे वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई मुसलमान हो, अगर मुसलमानों को अगर वो तकलीफ में देखता है तो खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का कत्लेआम हो, मुसलमानों का खात्मा हो जाए, इजराइल बमबारी करे, रॉकेट्स फेंके और उसके बाद वो बिल्कुल गाजा को ख़त्म कर दे। समझते हैं इसको कि किस तरीके से ये पूरा इतिहास है, आप लोगों को जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है। अगर हम इस पर बात करेंगे तो काफ़ी लंबी है। शॉर्टकट में भी अगर हम बात करें तो देखिए ये कुछ तस्वीर है, चाहूँगी कि एक बार हम दिखाएं कि आपके सभी चैनल पर कि ये पहले का पैलेस्टीन क्या था और अब पैलेस्टीन क्या है। इजराइल जो इतनी बड़ी ताकत बन गया है वो किस तरीके से इतनी बड़ी ताकत बना, क्या था इजराइल कभी था भी, एग्जिस्ट करता भी था या नहीं करता था। ये पूरी जो ग्रीन पट्टी है पहले ये पैलेस्टीन थी, अब पैलेस्टीन के पहले कोई गाजा नहीं था, कोई हमास नहीं था, जो आज जो एक दो गुट बन गए हैं। जो पीएलओ की हम बात कर रहे हैं, जो फतेह ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम हमास की बात कर रहे हैं, फतेह और हमास के अंदर भी जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको भी समझेंगे। लेकिन देखिए इससे पहले हम इतिहास को समझते हैं। ज्यूज़ की एक लंबा इतिहास रहा है, लंबी लड़ाई रही है और ख़ास करके मुसलमान इसको बहुत अच्छे से समझते हैं उसमें, क्योंकि ये एक लंबी वीडियो बनेगी लेकिन वक्त कम है। देखिए जिस तरीके से ज्यूस पहले तितर बितर होकर के अलग अलग टुकड़ों में थे, उनके पास कोई उनका जगह नहीं था, कोई कंट्री नहीं थी, कोई देश नहीं था। वो चाहते थे कि उनका इंडिपेंडेंट देश हो, कोई इंडिपेंडेंट
उनका कोई एक जगह हो जहाँ पर वो अपने आप को, क्योंकि जियोनिज्म की जो शुरुआत हुई कैसे हुई, लवर्स ऑफ जियोन कब शुरुआत हुई, किसने शुरुआत की, ये सब समझना। अगर लेकिन इसके लिए पढ़ाई करनी ज़रूरी, इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आसान है किसी को भी कोसना और किसी सोशल मीडिया पर आकर के लोगों को सही और गलत ठहराना। लेकिन जब हम इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पर कोई इजराइल एग्जिस्ट ही नहीं करता था, आज पूरे पैलेस्टीन के ऊपर वो इजराइल किस तरीके से कब्जा जमा कर बैठे, और पैलेस्टीन ही अपने ही कंट्री को, जो बड़ी आप देखेंगे काफ़ी बड़ी कंट्री थी, वो किस तरीके से वो आज पैलेस्टीन अपने ही घर में है, अपने ही देश के अंदर किस तरीके से रिफ्यूजी और किस तरीके से वो बट के टुकड़ों में बट के रह गया है। बात करूंगी कि देखिए अपने हक की आवाज उठाने के लिए उसे आतंकवादी भी कह दिया गया है। वही कह रहा है मेरा घर छीन लिया, मुझे भी मारा भी है, और उसी को लोग आतंकवादी भी कह रहे हैं। देखिए हमास को तो देखिए जो जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं वो समझते हैं कि जो अपने अपने फायदे के लिए किस तरीके से इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो भी हाल फिलहाल के अंदर, अरब के अंदर भी जो जिन्होंने इजराइल के साथ हाथ मिलाया था, भी हाल फिलहाल की ही रिपोर्ट है। लेकिन हम इसको समझते हैं 1800 के आसपास जब ये पूरा मामला चला था, जब ज्यूज हिटलर जब आया था 1948 के अंदर, जब हिटलर आया किस तरीके से मार भगाया था हिटलर ने ज्यूज के बारे में ये कहा जाता था कि वो अपने रिलीजन के लिए, रिचुअल्स के लिए बच्चों का खून पिया करते हैं, लोगों का खून पिया करते हैं अपना धर्म बचाने के लिए। देखिए एक इसके अंदर जो अल अक्सा मस्जिद है इसका भी जिक्र करेंगे, क्योंकि जेरूसलम जो है, जो अल अक्सा की हम बार बार जब इसकी बात आती है, अल अक्सा की बात आती है, देखिए इसके अंदर क्यों अल अक्सा क्रिश्चियंस के लिए भी, ज्यूज के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी ये बहुत एक होली प्लेस है, ये होली एक एरिया है। 35 एकड़ से ज़्यादा ये ज़मीन है, ये जगह है, लेकिन ये होली प्लेस तीनों के लिए है। तो देखिए ज्यूस जिसके पास कोई अपना कोई जगह नहीं था, लेकिन उसके बाद वो पैलेस्टीन से मदद मांगता है, पैलेस्टीन से एक सेटलमेंट के लिए कहता है वो वहाँ जाके, क्योंकि पैलेस्टीन के पास बहुत जगह था, आबादी कम थी, जगह बहुत ज़्यादा थी, तो पैलेस्टीन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था कि अगर उनकी कंट्री में कोई मदद मांग कर कोई एज अ रिफ्यूजी रह रहा है तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। ऑटोमन एम्पायर को हम समझते हैं, ऑटोमन एम्पायर किस तरीके से अरब फ्रेंच मिलकर के ऑटोमन एम्पायर की जंग जीतना चाहते थे। ब्रिटिशर्स कब आए और कैसे आए इसको थोड़ा सा समझिएगा तो आपको बहुत कुछ मालूम चलेगा कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से आने के बाद उन्होंने किस तरीके से पैलेस्टीन के ऊपर कब्जा किया, अपने कंट्रोल में लिया, और उसके बाद जब ठग हार गए, क्योंकि लगातार ज्यूज और मुस्लिम्स का जो और क्रिश्चियंस का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता ही जा रहा था, वो खत्म नहीं हो रहा था, क्योंकि ज्यूज ने भी एक अपना ही एक अलग मूवमेंट शुरू कर दिया था। और जिस तरीके से धीरे धीरे हमारे देश के अंदर भी हम अगर बात करते, ब्रिटिशर्स आए थे, ब्रिटिशर्स वहाँ पे भी गए थे, ब्रिटिशर्स यहाँ पर भी आए, कारोबार करने आए थे, लेकिन पूरा हमें सबको गुलाम बना लिया था। उसके बाद किस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी, जब हम अपने ऊपर ये एग्जाम्पल देते हैं, हमने किस तरीके से ब्रिटिशर्स को मार भगाया, क्या हालत थी इंडियंस की, क्या हालत उस वक्त, अगर हम बात करें बिफोर इंडिपेंडेंस, आप सोच के देखिए कि हम जब सर्वाइवल की जब बात आती है तो आदमी करो मरो की स्थिति में होता है। तो वही अगर हालत अगर पैलेस्टीन की है, गाजा की है, तो उसमें गलत क्या है? देखिए ब्रिटिशर्स को हमने भगाया, ब्रिटिश 1948 के अंदर गया वहाँ पैलेस्टीन छोड़कर, और उसने ये कहा कि देखिए ऐसा है, क्योंकि जूस लड़ रहे थे, क्योंकि जूस तादाद में ज़्यादा आ गए थे, छोटी छोटी जगहों पर सेटलमेंट करके जिस तरीके से जूस रह रहे थे। उसके बाद पैलेस्टीन ने भी जब उसको दिखा कि बहुत ज़्यादा ये तादाद बढ़ती जा रही है, और फिर अलग उनका जो प्रोटेस्ट चलता था इधर से पैलेस्टीन, दोनों के बीच में, क्योंकि एक नफरत की खाई तो थी, शुरू से थी, लेकिन जब 1948 से पहले हिंदू मुस्लिम जो वहाँ पर क्रिश्चियन और ज्यूज जो रहते थे वहाँ पर बहुत ही प्यार से रहते थे, वहाँ पर इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था, नफरत थी, लेकिन इतनी नहीं थी जो कि ज्यूज की हरकतों की वजह से हमेशा से रही थी। लेकिन एक सवाल यह है कि आपने कहा कि अंग्रेज यहाँ आए, उनको भगाया, लेकिन उनका कहना है जो यहूदी लोग हैं कि बाप दादाओं की जमीन है, मुझे वापस मिल गई, किसी ने भीख में नहीं दी है। देखिए वही मैं कह रही हूँ कि जब 1948 के अंदर जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए तो उन्होंने ज्यूज को कहा कि देखिए ऐसा है, अब एक आपको एक कंट्री चाहिए था, आप अपने हिसाब से एक कंट्री बनाइए, और पैलेस्टीन से भी कहा कि देखिए आप अपने हिसाब से जो है आप दोनों का जो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है उसको ख़त्म करके और इसको डिवाइड करिए। यूएन प्लान के तहत एक पार्टीशन प्लान बनाया गया 1948 के अंदर ही, और 1948 के अंदर जब ये पार्टीशन प्लान बनाया तो इस पार्टीशन प्लान के अंदर जो कि ब्रिटिशर्स
कॉलोनियल के हिसाब से जो ये प्लान बनाया गया, जिसके अंदर 55 से 57% ज्यूस को दिया गया इस प्लान के मुताबिक, और 43% जो है सिर्फ पैलेस्टीन को, यानी कि पूरा पैलेस्टीन जिसका था उसको 43% पे समेट दिया गया। तो फिर उसके बाद जो बराबर की जो अरब कंट्रीज थी, लेबनान थी, सीरिया थी, जो भी नेबर कंट्रीज थी, जॉर्डन थी, वेस्ट के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए इजिप्ट था, ये इन सबको आपत्ति थी, क्योंकि देखिए आपत्ति भी इसलिए थी कि जिस तरीके से ये जो प्लान बना, ये जो पार्टीशन प्लान बना, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये उसके बाद अरब और इजराइल की, क्योंकि इजराइल ने 1948 के अंदर एक अपना इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया था, उसके बाद उसने अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। और इजराइल की देखिए अगर इतिहास पढ़ेंगे तो आज भी इतिहास उसका ये है कि आज भी इजराइल का बच्चा और मर्द हो या औरत हो, उसको आर्मी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ठीक, ये उनके लिए बड़ा कंपलसरी है। तो देखिए वो पहले से इस चीज़ को, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद जब 1948 के अंदर जब इजराइल ये कंट्री बना, तो उसके बाद फिर अरब जो था, अरब के साथ उसकी जो वार हुई, क्योंकि उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो ये जो पूरा प्लान था, ये प्लान बिल्कुल कॉलोनियल प्लान था, तो ये एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो उसके बाद कई ऐसी वॉर हुए इजराइल अरब के बीच में, फ्रेंच के बीच में, लेकिन फिर उसके बाद फिर धीरे करके कई बार सेटलमेंट पे भी हम बैठे कि इसको सेटल करते हैं। जब मुझे याद आ रहा है कि एक बार इसके अंदर आई थिंक 1967 के अंदर और 1974 के अंदर इसकी एक बैठक हुई थी, और इजराइल और अरब भी इसमें बैठा था और सेटलमेंट के लिए बैठा था, हाँ, समझौते के लिए बैठा था। लेकिन ये समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल छोटे, क्योंकि ये टुकड़ों में जिस तरीके से पैलेस्टीन को बांट दिया, जिसके अंदर वेस्ट बैंक आता है, गाज़ा आता है, गाज़ा इजिप्ट में आता है, 1967 से 80s तक जिस तरीके से इजराइल ने पूरे पैलेस्टीन पर कब्जा किया हुआ था, जिसके अंदर गाज़ा खास करके, क्योंकि एक इजिप्ट का एक बड़ा हिस्सा, जो पेनिनसुला का जो हिस्सा था, जो बॉर्डर एरिया था, वो पूरा इजराइल ने ले लिया। फिर उसके बाद इजिप्ट से जब समझौता हुआ, तो उसके बाद वो वाला जो पेनिनसुला वाला जो हिस्सा था, वो इजिप्ट को वापस दे दिया गया। लेकिन फिर इसके अंदर अगर हम इसको देखें तो लगातार ये लड़ाई रुकी नहीं, ये हमेशा लड़ाई चलती रही। और इसके अंदर अगर हम हाल फिलहाल की भी अगर हम बात करें तो 2008 से इतना कैसे कोई निर्दयी हो सकता है। इस वार के अंदर 2008 से लेकर के अगर हम बात करें, अब तक की बात करें, तो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया और 33,000 तो उसके अंदर सिर्फ बच्चे थे। अगर फिर हम इस पे पीछे जाएंगे कि जब भी समझौते की बात आती थी इजराइल की तरफ से, इजराइल के एक प्राइम मिनिस्टर शायद नहीं नेतन्याहू तो अब हैं, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जिसका असैसिनेशन कर दिया था, कि वहाँ के कट्टर, इजराइल के जो कट्टर संगठन था। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या था कि पैलेस्टीन के अंदर जब टुकड़ों में बट गया और वेस्ट बैंक बन गया, और एक इजिप्ट का एक वो हिस्सा था जो कि गाजा एक पट्टी है, गाजा स्ट्राइप्स के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि मैप के अंदर गाजा स्ट्राइप्स का, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी पीएलओ ने चुनाव भी लड़ा था, और इसमें जब हमास आया, और हमास की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पैलेस्टीन के अंदर चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके जीतने के बाद लेकिन लोगों ने उसको माना नहीं, क्योंकि उसको लगता था कि जो पीएलओ है, इसको एक जगह जाकर के इजराइल ने कहीं ना कहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी उसको घोषित किया था। लेकिन फिर उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर आए, इजराइल के एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका असैसिनेशन हो गया था, तो उस वक्त उन्होंने ये कहा कि ये जो पीएलओ है ऑर्गेनाइजेशन है, ये पीएलओ ऑर्गेनाइजेशन किसी तरीके की कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। तो इस पर कुछ जो इजरायली जो कट्टरवादी जो लोग थे उनको आपत्ति थी, जैसे हमारे यहाँ पे आरएसएस जो विचारधारा के लोग हैं उनको आपत्ति है। लेकिन यूरोपियन कंट्री ज़्यादातर तो मानती है ना कि टेररिस्ट ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है।
देखिए, यूरोपियन कंट्रीज मानती है, बहुत सारी यूरोपियन ऐसी कंट्रीज भी हैं जो, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो नहीं, ये भी कहती हैं, जैसे इजिप्ट है, ईरान है, ये नॉर्वे है, ये कहते हैं कि नहीं, ये हमास जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन इससे पहले तो पीएलओ को बताया जाता था कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो आपने इतिहास बताया, उस इतिहास को देखते देखते फिलिस्तीन, वो इजराइल जो है एक सुपर पावर की शक्ल ले चुका था। बिल्कुल, और अब वो टेक्नोलॉजी बेचता है बड़े देश, भारत जैसे देश को, वो ट्रेनिंग देता है यहाँ के मतलब आर्मी को। तो उस ओरे को जो तोड़ा है सुपर पावर के हमास ने, उसे कैसे देखती है? देखिए, मुसाद आपने नाम सुना होगा, बड़ी इंटेलिजेंस है इजराइल की, और दुनिया भर में बहुत फेमस है। लेकिन देखिए, हमास जो एक बहुत ही ज़्यादा छोटी सी पट्टी के अंदर रहता था, किस तरीके से, और वहाँ पर पूरा कंट्रोल अभी भी इजराइल का है। इजराइल का, इसको, ये जो पैलेस्टीन का दो हिस्सा है, वेस्ट बैंक और एक गाजा। गाजा के अंदर हमास का कंट्रोल है और इजराइल का भी कंट्रोल है, इजराइल की आर्मी, इजराइल का कंट्रोल है। वेस्ट बैंक जिसकी बात कर रही हूँ मैं, जो जिसमें थोड़े से पैलेस्टीन रहते हैं, इसके अंदर कुछ जो, क्योंकि यहाँ की ज़मीनें बहुत सस्ती हैं, इजरायली वहाँ जा कर के सेटल हुए, वहाँ पे उन्होंने घर बनाए, वहाँ पे प्रॉपर परमानेंट घर बने हुए हैं, अस्पताल हैं, सब कुछ, बड़े बड़े स्कूल्स वगैरह हैं, सब कुछ है वहाँ पर। उन्होंने बल्कि बीच में तो उन्होंने दीवारें भी खड़ी करनी शुरू कर दी थी। और अगर हम गाजा की बात करें तो गाजा के अंदर भी इसी तरीके से हमास के, इतनी बड़ी सिक्योरिटी के बीच में बड़ी बात है कि जिस तरीके से गाजा ने इतना बड़ा, हमास ने, गाजा के अंदर हमास ने इतना बड़ा कदम, इतनी बड़ी सिक्योरिटी को तोड़ करके जिस तरीके से वो इजराइल के अंदर घुसे। देखिए, अब ऑप्शन क्या था, जिस तरीके से आप लगातार किसी के ऊपर इस तरीके से उनकी पानी की सप्लाई, उनके खाने को रोक देंगे, खेती बाड़ी के काम को जिस तरीके से, क्योंकि इजराइल के बहुत सारे गाजा से लोग इजराइल काम करने जाते थे, जो मजदूर थे वहाँ काम करने जाते थे, परमिशन लेकर के जाते थे, लेकिन हाँ, कार्ड बनता था। 20,000 लोगों को अभी हाल फिलहाल में उन्होंने जब दिल चाहता है वो उनको जेलों में ठूस देते हैं बच्चों, क्योंकि देखिए इजराइल अपने हिसाब से, क्योंकि उनका कोई रूल नहीं है, कोई उनका लॉ नहीं है, वो जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से लोगों को मारता है, काटता है अपने हिसाब से, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रीज उसके सामने, यूएस बड़ी पावर है, वो तक पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन यूएस तो समर्थन कर रहा है ना इजराइल का इस जंग में। देखिए, वही मैं कह रही हूँ कि लोगों के सामने दो सुपर पावर एक साथ क्यों कर रहा है, जाहिर सी बात है, क्यों आज भारत क्यों कर रहा है। अभी तक तो हमें याद है कि इंदिरा गांधी से लेकर, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी का तो बहुत वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, बार बार ये इस बात को कह रहे हैं कि जो इजराइल की जो ज़मीन है, इजराइल ने जो पैलेस्टीन की ज़मीन कब्जा रखी, इजराइल को खाली करनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी का जो रिकॉर्डेड जो उनका बयान है और वायरल भी हो रहा है मोदी जी ने उस विचारधारा को ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा आतंकी जो हमला है इसकी निंदा करते हैं और ऐसे वक्त में हम इजराइल के साथ खड़े। देखिए, मोदी जी नया इतिहास लिख रहे हैं, नया भारत है, नए भारत के अंदर नया इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले तक 2022 की अगर मैं बात करूँ, अब हम 2023 में खड़े हैं, 2000 अगर मैं 22 की बात करूँ, 2022 तक किस तरीके से मोदी जी पैलेस्टीन के साथ खड़े थे, लेकिन अब 2023 में अडानी की बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इजराइल के अंदर है, आपको शायद मालूम होगा, और अभी कितना नुकसान अडानी को हुआ है आपको ये भी मालूम होगा, कितने हजार करोड़ का नुकसान अभी अडानी झेल रहे हैं। तो देखिए, साफ है कि क्यों, किस लिए किया जा रहा है। तो देखिए, अगर मैं समझती हूँ कि अगर मोदी जी का कोई व्यक्तिगत कुछ बयान है तो जाहिर है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये तो संघी विचारधारा है। देखिए संघी विचार, भारत के लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए, भारत के लोगों की अपनी विचारधारा है। भारत के लोग तो मोदी जी से ये भी पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर के अंदर आप इजराइल के मुद्दे पर बोल सकते हैं, आपको शॉक्ड होता है, लेकिन इजराइल के अंदर जिस तरीके से महिलाएं नग्न घूम रही हैं, वहाँ पे नग्न घुमाया जा रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों के सर काटे जा रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग 3-4 महीने हो गए मणिपुर को जलते हुए, मध्य प्रदेश में हैवानियत की हदें पार हो गई, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। आपकी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ से आप वहाँ के सीएम का इस्तीफा तक नहीं लेते। वहाँ का सीएम ये कहता है कि ऐसी वारदातें तो होती रहती हैं, वहाँ पर तो ये तो आम है, ये ऐसी तो न जाने कितनी वीडियोज है। शर्मनाक, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि मोदी जी जो ये सारे नागपुरीय संघी हैं, नफरती संघी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ नफरत को बढ़ावा देते हैं। आज इजराइल जो कर रहा है वो संघी लोग हैं, नागपुरीय लोग, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि मुसलमान को
मारा और काटा जा रहा है। हज़ारों वीडियोस आ रही हैं, हज़ारों वीडियोस दिल दहलाने वाली वीडियोस हैं, लेकिन कोई ये पूछने को तैयार नहीं, कोई ये बोलने को तैयार नहीं है, कोई इतिहास जानने को तैयार नहीं है। बस ये नज़र आ रहा है कि इजराइल क्यों पैलेस्टीन के हज़ारों लाखों लोग मारे जाते हैं और सालों सालों से मारे जाते हैं, उनको अपनी ही कंट्रीज़ के अंदर जिस तरीके से वो अपनी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी बन करके रह गए, उनकी कंट्री उनसे छीन ली गई, उनकी ज़मीन उनसे छीन ली गई। लेकिन आज आप बात करते हैं कि इजराइल को दर्द हुआ, दुख हुआ, तो आपको तकलीफ हुई। तो देखिए, ये तकलीफ जो है ये मोदी जी की जायज़ है, हम समझते हैं ये तकलीफ क्यों है, किस लिए है। अडानी को तकलीफ होगी तो मोदी जी को एक तकलीफ सवाल ये है, जिस तरह मोदी जी ने जल्दबाजी में कहोगे या तुरंत एकदम इसराइल का समर्थन किया, तो वहीं भारत में भी दो धड़े हो गए, एक इसराइल को समर्थन करता है, एक फिलिस्तीन को, और कुछ लोगों पे केस भी दर्ज हो गया, यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट हो रहा है, वो आप देख रही होंगी अब वीडियोस वगैरह आपने। इसे कैसे देखती हैं, भारत के लोगों से क्या कहना चाहेंगी जैसे इस वक्त हालात हैं? देखिए, बिल्कुल अगर कहीं पे भी कोई भी वारदात आप देख लीजिए, कहीं कोई हादसा देख लीजिए, कहीं पर आप कोई न्यूज़ देख लीजिए कि अगर सिर्फ हिंदू और मुसलमान आता है, देखिए देश का मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखिए देख ही रहे हैं कि किस तरीके से खुश हो रहा है, खुशियाँ मना रहा है। सिर्फ मुसलमान की बात आ जाए और क्यों ना हमें तकलीफ़ हो, तकलीफ़ होती है, बिल्कुल तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारा जिस तरीके से एक अल अक्सा मस्जिद से ही नहीं, और हमारा जिस तरीके से उस जगह से ये जगह जो अल अक्सा जो ये जगह बताई जाए, जेरूसलम जो बताया जा रहा है, और जिस तरीके से हमारा ये जुड़ाव और लगाव है, तो ये हमारा इस्लामिक हमारा जो मामला है, तो उस वजह से भी हमें तकलीफ़ होती है। इंसानियत अगर तार तार होती है तो तकलीफ़ होती है। अगर जिस तरीके से मासूमों को मारा जा रहा है, आप देख रहे हैं इतनी तकलीफ़देह वीडियोस आ रही हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, बुज़ुर्गों की, किस तरीके से उनको हाथों में लाशें लेकर के लोग जा रहे हैं, हाथों में जिस तरीके से बच्चों की लाशें हैं खून से लथपथ, जिस तरीके से वो भाग नहीं रहे, वो डर नहीं रहे, किस तरीके से एक बड़ी आबादी को किस तरीके से छोटी सी जगह पर किस तरीके से सिंक्रोनाइज कर दिया गया है, वो आप देख रहे हैं वीडियोस। आपको हम इंसान हैं और इंसान होने के तौर पर भी हमें तकलीफ होनी चाहिए। हम कोई वेम्पायर नहीं है कि हम खुश होंगे, कि हम खुशियाँ मनाएंगे कि वो देखो इजराइल के लोगों को मारा जा रहा है, कि सिविलियंस को मारा गया, तकलीफ हुई, बिल्कुल होनी भी चाहिए। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपने कहा इजराइल के, लेकिन जो हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से, आम लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या आपको ऐसी अपील करनी चाहिए कि जो यहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि फलस्तीन में मारे जाए तो खुशी मना रहे हैं, अगर इजराइल के लोग मारे जा रहे हैं तो इधर के लोग खुशी मना रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों को आप इंसानियत के तौर पर क्या कहेंगे? इंसानियत के तौर पे यही कह सकते हैं कि हम इंसान हैं, वेम्पायर नहीं है। इंसानों की तरह बिहेव करना सीखें और इंसान बनिए, क्योंकि चाहे जो भी मारा जा रहा है, जिसके साथ भी जुल्म ज़्यादती हो रही है। देखिए, इजराइल बहुत पावरफुल कंट्री है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बड़ी बड़ी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ हाथ जिस तरीके से मिला रही हैं, अरब की भी कुछ कंट्रीज़ ने जिस तरीके से हाल फिलहाल में हाथ मिलाया है। तो देखिए, आज पैलेस्टीन कहाँ खड़ा है, कौन उसके साथ खड़ा है? उसके पास वाटर सप्लाई नहीं है, उसके पास बिजली, आज अंधेरा है, उसकी बिजली काट दी गई, खाने पीने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। देखिए वो किस तरीके से उनका सर्वाइवल किस तरीके से, क्या ये देख करके भी हमारी रूह नहीं कांपती? क्या हमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? हिंदू और मुसलमान से पहले तो हम इंसान हैं, इंसान होने की तो तकलीफ़ होनी चाहिए। इजराइल हज़ारों सालों से जिस तरीके से लोगों की ज़मीनें कब्जाता रहा, लोगों को मारता रहा, काटता रहा, कत्लेआम करता रहा। अभी अल अक्सा मस्जिद हाल फिलहाल में भी जिस तरीके से अभी हमास के जो कमांडर है अल-देफ, उसका बयान आया था कि ये जो अटैक किया है इजराइल के ऊपर, ये अल अक्सा मस्जिद का जवाब है। तो देखिए, ये इधर से जवाब जाएगा, उधर से जवाब जाएगा, लेकिन मर तो यहाँ पे इंसान ही रहा है ना। सिविलियंस मर रहा है, लोग मर रहे हैं वहाँ पे, आम इंसान मर रहा है वहाँ पे। आम इंसान की क्या गलती है? अगर हमास गया या मैं कहती हूँ इजराइल से जिस तरीके से वहाँ पे बमबारी हो रही है, वहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं। इजराइल अपने स्टेटमेंट में कह रहा है कि हमने तो कह दिया कि गाज़ा खाली कर दो, लेकिन ये तो नहीं बताया कि गाज़ा खाली करके जाओ कहाँ, किधर जाए वो लोग गाज़ा खाली करके। वेस्ट बैंक में तो आपने पहले ही अपने इजराइली बिठाए हुए हैं, वो तो वहाँ पे पहले ही, वहाँ पे जो सेटलमेंट्स हैं आपकी, वो तो वहाँ पे तो पहले इजरायली बैठे हुए हैं, और वहाँ पे वहाँ पे पैलेस्टीनियंस हैं वहाँ पर, जो कि हर रोज़ मारे जा रहे हैं, हर रोज़ किस तरीके से वहाँ की वीडियो सामने आती हैं।
तो देखिए ये बहुत तकलीफदेह है और हम सब के लिए तकलीफदेह है और हम सबको मिलकर के उनके लिए दुआएं भी करनी चाहिए। आम इंसान नहीं मरना आखिरी चाहिए। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे आप, देखिए इस प्रधानमंत्री तरह की नीति होनी चाहिए? देखिए प्रधानमंत्री से तो अब हमने अपील करनी छोड़ दी है, हाँ। क्योंकि जिस तरीके की उनकी सोच और जिस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए और अपने मित्रों के फ़ायदे के लिए, अपने दोस्तों के फ़ायदे के लिए जिस तरीके के वो स्टेटमेंट जारी करते हैं, जिस तरीके की वो अपना व्यक्तित्व रखते हैं, तो देखिए ये बहुत शर्मनाक है। देखिए देश जो है वो देश आज तक हम लोग यही देखते आए हैं कि हम जिस तरीके से एक आज अचानक हमारा स्टेटमेंट कैसे बदल सकता है। अचानक जो सालों साल से एक वो कंट्री जो कि अपनी ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ रहा था, इंसाफ के लिए लड़ रहा था और अभी तक हम उसके साथ खड़े थे, लेकिन आज अचानक हम इजराइल के साथ जाके खड़े हो जाते हैं। तो देखिए ये सोच मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी से तो हमने मणिपुर पर बहुत सवाल किए, बहुत पूछा, लेकिन मोदी जी तो मणिपुर पर नहीं बोल पाए, मध्य प्रदेश पर नहीं बोल पाए। तो फिर इजराइल का सपोर्ट करना और समर्थन करना, ये तो हमें पता था कि क्यों और किस लिए किया जा रहा है, और पैलेस्टीन के साथ खड़े होना तो बहुत दूर की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया।